Good morning, my dear student. Myself Saurabh Srivastava. Starting going to teach you today history, and in today's class I am going to discuss about history chapter 2. Name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay, and today's topic is the age of social change. Okay, पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. टोटल 7 वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे. ओके, तो आप या आपके क्लास में लिंक पड़ा होगा, उस लिंक से जाके आपके द फ्रेंच रेवोल्यूशन के 7 वीडियो देख सकते हैं और उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो. ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सेकंड चैप्टर नेम इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन. ओके, एंड आज की टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज. शुरू करते हैं. ओके, द सोशल चेंज. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulates in Europe. हमने देखा पिछले चैप्टर में यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि किस तरह से पावरफुल मतलब जो आइडियाज ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी थे ये किस तरह से पूरे यूरोप में बहुत तेजी से सर्कुलेट करने लगे थे. इसके बाद यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो आइडिया ऑफ फ्रीडम थे और इक्वालिटी थे पूरे यूरोप में बहुत तेजी से फैल रहे थे. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड. सोसाइटी जिस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले स्ट्रक्चर्ड थी उसको बदल करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कैसे ड्रामेटिकली यानी कि नाटकीय तरीके से बनाया जा सकता है ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में सीखा. ओके, As you have read, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, बिफोर द 18th सेंचुरी यानी कि 18th सेंचुरी के पहले सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट. सोसाइटी जो थी यानी कि फ्रेंच सोसाइटी कह सकते हैं या यूरोप की सोसाइटी जो थी वो 3 ग्रुप्स में बांटी गई थी. यू नो वेरी वेल 3 स्टेट्स क्या थे. एंड ओल्डर एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी. ठीक है ना, एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी और यह एरिस्टोक्रेसी था. एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर. जो चर्च थी वो इकोनॉमिक और सोशल पावर दोनों को कंट्रोल करती थी. सडनली अचानक आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. अचानक क्रांति के बाद यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ऐसा लगा कि फ्रांस में अगर बदलाव हो सकते हैं तो पूरे यूरोप में या पूरी दुनिया में बदलाव क्यों नहीं हो सकते. ऐसा देखने को मिला इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिसमें यूरोप और एशिया भी शामिल था. नए तरह के आइडियाज, नए तरह के लोगों के राइट्स और होम कंट्रोल, सोशल पावर और जो सामाजिक शक्ति को कंट्रोल किए हुए थे इनको तोड़ने की बातें डिस्कस की जाने लगी. भारत में यानी कि इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड देरेजियो टॉक्स ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. राजा राम मोहन राय और देरेजियो ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की तर्ज पर भारत में भी रेवोल्यूशन की बात की और कहा कि जब वहां चेंजेस हो सकते हैं तो हमारी कंट्री में चेंजेस क्यों नहीं हो सकते. ओके, मेनी अदर डिबेट्स, कई सारी बहस हुई इस बात को लेकर के कि यूरोप में जब रिवॉल्यूशन अपने राइट्स को लेकर के किया जा सकता है तो इंडिया में जब लोग एक साथ आ जाए तो रिवॉल्यूशन क्यों नहीं किया जा सकता, ऐसा माना गया. ओके, द डेवलपमेंट्स ऑफ इन द कॉलोनी इन टर्न रिप्लेस रिसीव्ड दीज आइडियाज ऑफ सोशल चेंजेस. ओके, फ्रांस में जब डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी आने के बाद जो डेवलपमेंट थी वो बहुत तेजी से देखने को मिली. तो अगर इंडिया में भी ऐसा हो जाता, उस समय राजा राम मोहन राय ने सोचा, देरेजियो ने, इंडिया में भी अगर ऐसे डेमोक्रेटिक चेंज होता है तो हमारी इंडिया भी बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर सकती है और कहीं ना कहीं वर्ल्ड पावर बन सकती है. नॉट एवरीवन इन यूरोप, सिर्फ यूरोप के हर एक लोग ही नहीं बल्कि हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. सिर्फ यूरोप को ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक लोग चाहते थे कि सोसाइटी यानी कि समाज में क्या हो, बदलाव हो. Responses varied from those who accept that some changes were necessary but wished for a gradual shift. सभी लोग चेंज चाहते थे लेकिन सभी लोग उस चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, ऐसा देखने को मिला. इच्छा थी सबकी कि चेंज हो. टू दोज हु वांटेड द रिस्ट्रक्चर सोसाइटी, ऐसे सारे लोग जो चाहते थे कि सोसाइटी को रिस्ट्रक्चर किया जाए रेडिकली. सम वेयर कंजर्वेटिव्स, कुछ उसमें क्या थे, कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल थे और कुछ रेडिकल्स थे. इसको हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव, रेडिकल और लिबरल्स को. व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन, यानी कि कंजर्वेटिव्स, लिबरल और रेडिकल्स का मतलब क्या होता है
इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट सेपरेट दीज स्टैंड्स ऑफ पॉलिटिकल, और इनके अलग अलग पॉलिटिकल पावर्स क्या क्या थे, स्टैंड्स क्या क्या थे, ये किस तरह से काम करते थे, अपने आप को किस तरह से जोड़े हुए थे। एंड वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल टाइम, और सभी समय क्या ये उसी तरह काम करते रहे, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, we will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century। 19th century में किस तरह से political changes हुए and see how they influence changes, और ये changes किस तरह से बहुत तेजी से आगे बढ़ी। Then we will focus on one historical event, ठीक है, in which there was an attempt a radical transformation of society through the revolution in Russia। रशिया के रिवॉल्यूशन से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सोशलिज्म यानी कि सामाजिक बदलाव समाज में किस तरह से जरूरी थे, एंड पावरफुल आइडियाज ऑफ द शिफ्ट, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल था कि 20th सेंचुरी से पहले पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं रशिया में एक ड्रामेटिक चेंज ला करके सोसाइटी को बदलाव किया जाए। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। अब तक आपने जो 6, 7, 8 में पढ़ा वो क्या था, इंडियन हिस्ट्री का पार्ट था। आप लोग 10 में भी एक चैप्टर पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, वो भी क्या था, क्या होगा हमारा, वो एक इंडियन हिस्ट्री का पार्ट होगा। अभी हमारा चल रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट। ओके, तो 9, 10 में बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री ही दिया हुआ है, और 6, 7, 8 में और मेनली 11, 12 में जो है वो इंडियन हिस्ट्री के बारे में बातें बताई गई हैं। ओके, शुरू करते हैं। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। हु वाज लिबरल्स, हु वाज कंजर्वेटिव्स एंड हु वाज radicals। ओके, one of the group which looked to change society were the liberals। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जो सोसाइटी में चेंज देखना चाहता था, एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, जो सोसाइटी में चेंज देखना चाहता था, उसे हम क्या कहते थे, लिबरल्स कहते थे। लिबरल्स वांटेड अ नेशन, लिबरल एक राष्ट्र, नेशन चाहते थे, which tolerated all religion, जो सभी धर्म को क्या करे, टॉलरेट करे। ओके, we should remember that and at this time Europe state usually discriminated in। we should remember, हमें याद होगा कि यूरोप में उस समय जो स्टेट्स थे वो मेनली भेदभाव करते थे, ठीक है, किस आधार पे, धर्म के आधार पे। ठीक है, ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ द इंग्लैंड, ब्रिटेन जो था वो इंग्लैंड के चर्च के हिसाब से चलता था, ऑस्ट्रिया के चर्च के, ऑस्ट्रिया जो था वो भी चर्च के हिसाब से चलता था, और स्पेन जो था ये सब कैथोलिक चर्च के हिसाब से चलते थे। लिबरल्स आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टी रूलर, लिबरल्स जो थे वो इस बात को भी अपोज करते थे कि डायनेस्टी रूलर जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं इनको इस तरह से शासन नहीं करना चाहिए। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स, वे अपने राइट्स को सुरक्षित रखना चाहते थे, किससे, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के विरुद्ध वो अपने राइट को क्या करना चाहते थे, बचाना चाहते थे। दे आगू, उन्होंने ये आरोप लगाया रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर की इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और साथ में जो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर पार्लियामेंट बनाई थी उसके ऊपर भी ये एलिगेशन लगाते थे कि सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर एंड ऑफिसर्स, कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका होनी चाहिए जो ना तो पार्लियामेंट्री के अंडर रहनी चाहिए और ना ही जुडिशरी के अंडर रहनी चाहिए। जैसा कि इंडिया में है, पार्लियामेंट ना तो लोकसभा के अंडर है, ना तो राज्यसभा के, ना तो राज्य के किसी मुख्यमंत्री के अंडर है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट काम करते। तो उस समय ही ये चीजें उठी थी। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, हालांकि वो क्या थे, एक गणतंत्र नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव, उनको ऐसा विश्वास नहीं था कि इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी होना चाहिए जिसमें हर एक सिटीजन को, जो उस देश का नागरिक है, उसे वोट देने के अधिकार मिलने चाहिए। दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, वो इस बात को मना करते थे, या इस बात को उन्होंने पाया कि सिर्फ उन्हीं लोग को वोट देने के राइट है जिनके पास क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकते। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू द वोट फॉर वुमेन, वो ये भी नहीं चाहते थे कि वुमेन्स को, यानी कि लड़कियों को, औरतों को वोट देने का अधिकार मिले। इन कंट्रास्ट, इसके अलावा रेडिकल भी एक तरह का नेशन चाहते थे जिसमें गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, जिसमें वो चाहते थे कि गवर्नमेंट उनकी हो जिनकी संख्या सबसे ज्यादा हो, मतलब एक धर्म विशेष की वो गवर्नमेंट चाहते थे, जिस धर्म के लोग ज्यादा हैं उस धर्म की गवर्नमेंट होनी चाहिए। मेनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेगेट मूवमेंट, कुछ लोगों ने
औरतों के क्रांति को, सफ्रेगेट मूवमेंट को सपोर्ट किया। अनलाइक लिबरल्स को लोग पसंद नहीं करते थे। दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स, वो इस बात को मना करते थे कि जो बड़े बड़े जमीन के मालिक हैं, एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, और जो जमीन बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनको मतलब फैक्ट्रियों को और जमीनों को प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं मानना चाहिए। एंड प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, मतलब जो कुछ लोगों के हाथों में प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को पूरे रसिया के लोगों में और फ्रांस के लोगों में क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा रेडिकल्स मानते थे। अब कंजर्वेटिव्स क्या थे, तो कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स जो थे वो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों को ही अपोज करते थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपनड देयर माइंड्स, कंजर्वेटिव्स ने अपने दिमाग को खोला और बदलाव की गुहार लगाई। अर्लियर इन द 18th century के शुरुआत में कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। ओके, बाय द 19th century के द्वारा दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज इनविटेबल बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थॉट्स ऑफ अ स्लो प्रोग्रेस। वो चाहते थे कि पास्ट का हम मतलब बीते हुए कल का हम आदर करें और फ्यूचर के बारे में अच्छी अच्छी चीजें सोचे ताकि हमारा प्रोग्रेस क्या हो, तेजी से हो सके। ये कंजर्वेटिव्स ऐसा सोचते थे। सच डिफरेंसेस आइडियाज अबाउट सोशल चेंजेस clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आधार पर ही लोग आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि फ्रांस में अचानक ऐसे बदलाव हुए थे जिससे पूरी दुनिया ने क्या लिया, सीख लिया। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both and limits potential of these political tendencies। Okay, मतलब फ्रांस रेवोल्यूशन को, फ्रांस के क्रांति को बेस बना करके पूरी दुनिया के हर एक देशों ने खुद को इंडिपेंडेंट राइट्स की बात की, राइट टू वोट बात की, ठीक है, वुमेन्स की राइट्स की बात की, लैंड ओनर्स जो थे उन सब लैंड को लोगों में बांटा जाए इसकी बात की, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बात होने लगी फ्रांस रेवोल्यूशन की बात। तो आगे का टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो देन प्लीज आस्क इन द ग्रुप, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोलिएगा।